चिल्ड्रन, आज से हम लोग वेक्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो फिज़िक्स में हर पॉइंट पर आपको हेल्प करेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो वेक्टर और स्केलर से आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो, आपको पता है कि कुछ क्वांटिटीज़ जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, मास, है ना। आपको नहीं जानना है कि टेम्परेचर किसी बॉडी का इतना है तो किस डायरेक्शन में है। टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड काफ़ी है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मास मेज़र कर रहे हो तो आपको उसके डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरह से टाइम है तो उसके डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड उनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर देता है और उसके डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, those quantities are known as scalars, and we know very well the quantities which are scalars. But vectors, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी होती है और उनको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ यू आर सेट टू मीट योर फ्रेंड फ्रॉम योर हाउस एट अ पॉइंट विच इज़ 1 किलोमीटर अवे, ठीक, और तुमसे कहा गया कि 1 किलोमीटर दूर एक मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर आपको अपने दोस्त से मिलना है और आपको और कुछ भी नहीं बताया गया, तो आप वो पॉइंट नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि आपके घर से 1 किलोमीटर पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो मीटिंग पॉइंट हो सकते हैं। तो ज़रूरी होगा कि आपको ये बताया जाए कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है। जैसे अगर आपसे कहा गया कि साउथ से 45 डिग्री ईस्ट या ईस्ट से 45 डिग्री साउथ की तरफ 1 किलोमीटर दूर जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ आप अपने दोस्त से मिलिए, तो अब आप इजीली मीटिंग पॉइंट को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि कितनी दूर है, इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको उसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी होगी। तो ऐसी सभी क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन इसेंशियल होता है टू डिस्क्राइब दोज क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। एंड इन डेली लाइफ, स्पेशली इन मैकेनिक्स, we deal with the position of a quantity, position of quantity, then displacement of quantity, then velocity of quantity, acceleration of that object, है ना। position, velocity, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये 4 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको डेली अपने मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स में या रियल वर्ल्ड में भी हम डील करेंगे। तो इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को लेकर हम वेक्टर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम पोजीशन पर बात कर रहे थे, तो पोजीशन से ही वेक्टर को और डिटेल में समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी अगर पोजीशन है तो फिर उसको मैथमेटिकली कैसे यूज़ करना है कि हम उसको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में इन्वॉल्व कर सकें। तो हमने कहा कि अगर पोजीशन एक वेक्टर है तो ये 2 तरह की सिचुएशंस में हमको निकालना पड़ सकता है। एक जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और एक जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, एट रेस्ट और इन मोशन। जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो भी 2 तरह के केसेस हमको देखने को मिल सकते हैं। एक जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में हो, मूव कर रहा हो। दूसरा जब ऑब्जेक्ट प्लेन पर, जिसके सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं, प्लेन पर मूव कर रहा हो। और तीसरा जब ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा हो। तो 2 तरह की प्रॉब्लम्स पहले हमने डिस्क्राइब की, रुकी हुई ऑब्जेक्ट की पोजीशन और चलते हुए ऑब्जेक्ट की पोजीशन। चलते हुए ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्ट्रेट लाइन में सिंपलेस्ट, फिर प्लेन में यानी 2 डायमेंशन का केवल हमको ध्यान रखना है, और या फिर जो प्रैक्टिकली सिचुएशन होती है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी पोजीशन को देखना। तो हम एक एक करके पॉइंट वाइज इन बातों को डिस्कस करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है सिर्फ साइन से उसकी डायरेक्शन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे v वेलोसिटी से ये कार अगर +x डायरेक्शन में जा रही है
हम सिर्फ एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट की हेल्प लेंगे और ये प्लस एक्सिस की डायरेक्शन है, ये माइनस एक्सिस की डायरेक्शन है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में कोई कार मूव कर रही है तो ज़्यादा कुछ चिंता की बात नहीं है। प्लस एक्स डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लिया, माइनस एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो निगेटिव ले लिया, और हमने वेलोसिटी के साथ प्लस या माइनस जोड़कर डायरेक्शन को इनकॉर्पोरेट कर लिया। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में चल रहा है तब हम उसकी पोजीशन को एक वेक्टर मानते हुए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक केस लेते हैं। घर का जिस कमरे में आप बैठे हो उसके एक कॉर्नर को फोकस करो। हम ये वाला कॉर्नर ले रहे हैं जहाँ पर ये वॉल और फ्लोर मिल रहा है, ठीक है। इस कॉर्नर को हमने कहा कि हमारे लिए ये पॉइंट ओरिजिन होगा। और अब क्योंकि हम बात एक प्लेन की कर रहे हैं तो हम ये फ्लोर लेंगे, ठीक है ना, सिर्फ ये फ्लोर पर मोशन कंसीडर करेंगे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक आंट इस फ्लोर पे चल रही है, उसकी पोजीशन को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो हम ये वाला वॉल और ये वाला वॉल अपने फोकस से, अपने डिस्कशन से हटा देते हैं और सिर्फ फ्लोर को कंसीडर करते हैं। तो ये कॉर्नर देखो हमारा ओरिजिन है। इन दोनों वॉल्स को अगर हम हटा दें तो सिर्फ फ्लोर बचेगा ना, एक प्लेन। तो ये देखो हमारा एक प्लेन हो गया और इसको हमने अपने डिस्कशन से बाहर कर दिया। अब ये आंट है, इसकी पोजीशन को हमको अपने कमरे के उस कॉर्नर से जिसे हमने ओरिजिन लिया था उसकी पोजीशन को हमको अब रिप्रेजेंट करना है, किसी को बताना है कि ये किस पोजीशन पर है। तो हम क्या करेंगे, हम ओरिजिन से इस आंट को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से हम ओरिजिन से इस आंट को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। अब इस लाइन पर हम यहाँ पर एक एरो ड्रॉ कर देंगे। तो अब ये जो लाइन है विद एन एरो, इसका, इस लाइन का जो दूसरा एंड है इसको टेल बोलेंगे, एरो को हेड बोलेंगे, और ये लाइन विद एन एरो विल बी नोन एज वेक्टर। क्योंकि ये वेक्टर ओरिजिन से आंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो पहला पॉइंट क्या समझा हमने कि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं विद हेल्प ऑफ अ लाइन विद एन एरो, ठीक। अब इस लाइन की या एरो की जो लेंथ है वो कितनी है, ओरिजिन से आंट की पोजीशन जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, इस एरो की डिस्टेंस, इस एरो की लेंथ वही है। तो एरो का जो वेक्टर है, एरो का लाइन का लेंथ उस पोजीशन के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और हेड बताएगा किस डायरेक्शन में। तो जब हम एक प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो वी विल रिप्रेजेंट इट विद हेल्प ऑफ अ लाइन विद एन एरो। ओरिजिन पर उस एरो का टेल होगा और हेड वो डायरेक्शन बताएगा जिस पोजीशन पर वो ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, लाइन विद एन एरो। इस लाइन की लेंथ पोजीशन की लेंथ को, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर आर से। तो आर अल्फ़ाबेट के ऊपर आप एक एरो लगा देंगे तो आर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल जनरली यूज़ किया जाता है। और उसके ऊपर जब ये वेक्टर का साइन यानी एक एरो का साइन लगा देंगे तो इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर लिखा है तो ये लाइन विद एन एरो इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस आंट फ्रॉम द ओरिजिन विच वाज द कॉर्नर ऑफ आवर रूम। अब जैसा मैंने कहा कि ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का, जो हम अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व करने के लिए फिज़िक्स में मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं। तो हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बेसिक
जो टेक्निक है वो सीखेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे तो समझ आएगा कि क्यों ये वेक्टर टेक्निक इतनी इम्पॉर्टेंट है और इतनी अच्छी है। तो अब इस वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डायमेंशन ओनली, है ना। फ्लोर की जो एक प्लेन है बस उस पर एक आंट मूव कर रही है और उसकी पोजीशन को हम ट्रैक कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशन में सीखेंगे, 3 डायमेंशन में वो इजीली एक्सपैंड हो जाएगा। तो देखो किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस वेक्टर के हेड से आप अपने कमरे की फ्लोर के जो एक्स और वाई एक्सिस है उन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। एक्स एक्सिस पर इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब इस आंट को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए ध्यान से देखना और इस बात को समझना कि इस आंट को इस ओरिजिन से यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ा और इतनी डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ा। तो जो डिस्टेंस वो एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ा वही तो हम मैथमेटिक्स में एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और जो डिस्टेंस वो वाई डायरेक्शन में आगे बढ़ा उसे हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। और याद करो मैथ्स में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ फिजिक्स में इस एक्स लेंथ को जो एक्स एक्सिस के अलोंग उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन वेक्टर ने परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर निकाली, ये लेंथ कहलाती है कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये लेंथ, इसको हम एक्स सेंटीमीटर से या मीटर से अगर रिप्रेजेंट करें तो सिमिलर डिस्कशन वाई के साथ लागू होगा। ये जो लेंथ है वो आंट इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए वाई डायरेक्शन में जितनी लेंथ आगे बढ़ी उसे हम कंपोनेंट ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर कहेंगे अलोंग वाई एक्सिस या प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर अलोंग वाई एक्सिस। अब वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। हमने कहा कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। इस वेक्टर को सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाएगा और जब भी कोई सिंबल इस तरीके से कैप के साथ होगा तो इसे यूनिट वेक्टर समझा जाएगा। अब अगर मान लो कि एक्स डायरेक्शन में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया जो सिर्फ एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और उसको हमने सिंबल दिया स्मॉल आई कैप। हमने कहा कि एक नंबर लो 5, ये 5 एक स्केलर क्वांटिटी है, एक नंबर है, लेकिन अगर इस 5 के साथ आई कैप जुड़ा है तो अब ये एक वेक्टर हो गया। ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 है क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड 1 5 में मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट 5 ही देगा। लेकिन 5i एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 है लेकिन जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। सिमिलरली हमने y और z एक्सिस के अलोंग भी यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन किया। हमने y एक्सिस की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूनिट वेक्टर j कैप डिफाइन किया। तो 5 एक नंबर है लेकिन जैसे ही 5 के साथ j कैप जुड़ा अब ये एक ऐसा वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 5 है लेकिन जिसकी डायरेक्शन y एक्सिस के अलोंग है। सिमिलरली z डायरेक्शन के अलोंग हमने जो यूनिट वेक्टर डिफाइन किया उसको हमने k कैप से रिप्रेजेंट किया, ये स्मॉल k है और 5k का मतलब हो गया एक ऐसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड तो जिसका 5 है लेकिन जिसकी डायरेक्शन z एक्सिस के अलोंग है। तो अब अगर तुम अपने केस को देखो तो x एक्सिस के अलोंग आंट x डिस्टेंस चल रही है और y एक्सिस के अलोंग वो y डिस्टेंस चल रही है। तो हमारे पोजीशन वेक्टर में या आंट की पोजीशन में जो पोजीशन है वो x डायरेक्शन में भी आगे बढ़ी है
और वाई डायरेक्शन में भी आगे बढ़ी है। तो अगर हम एक्स मैग्नीट्यूड को आई कैप से जोड़ दें तो आंट एक्स डायरेक्शन में कितनी पोजीशन आगे बढ़ी, एक्स आई कैप। अगर वाई डायरेक्शन में वो वाई आगे बढ़ी तो वाई डायरेक्शन में उसकी पोजीशन वाई जे कैप से रिप्रेजेंट होगी। लेकिन हमारी आंट ना तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग है ना वाई, उसमें एक्स का भी कंट्रीब्यूशन लिया और वाई का भी लिया। तो हमने कहा कि आंट की पोजीशन एक्स आई कैप डायरेक्शन में, वाई जे कैप डायरेक्शन में है, इसलिए आंट की पोजीशन जो वेक्टर है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है। ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये वेक्टोरियली ऐड होंगे। ये एडिशन साइन ऐसे नहीं है जैसे आपने 5 को 5 से ऐड किया और 10 लिख दिया। यहाँ एक्स आई डायरेक्शन में और वाई जे डायरेक्शन में दो मैग्नीट्यूड है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको एक खास लॉ या रूल को फॉलो करना होगा, क्योंकि ये दोनों सिंपल स्केलर्स या नंबर्स नहीं हैं और वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम वेक्टर एडिशन लॉ का यूज़ करते हैं। तो ये बात दिमाग में बना के रखनी है कि हमने आज सिर्फ पोजीशन वेक्टर आर को अगर एक प्लेन में दो डायमेंशन में कंसीडर कर रहे हैं तो कैसे दो एक्सिस के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करके निकालेंगे कि एक्स डायरेक्शन में कितनी पोजीशन उसकी है, वाई डायरेक्शन में कितनी पोजीशन है, और उन दोनों की हेल्प से हम उसके पोजीशन को ओरिजिन से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है जे कैप, या एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप plus y component j cap will be position of aunt in 2 dimension। और यही डिस्कशन अगर हम 3 डायमेंशन में ले जाएं तो देखो कैसे हम x y के साथ z को भी ऐड करेंगे। अब जब x y और z तीनों डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन हुआ कि आंट अगर इस तरीके से चली, यानी किसी चीज़ पर क्लाइंब करते हुए वो यहाँ तक पहुँच गई, तो वो फ्लोर पर एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी, कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करती है और कुछ डिस्टेंस वो उस ऑब्जेक्ट पर चढ़ते हुए हाइट ऑफ द रूम यानी जेड एक्सिस के अलोंग भी ट्रैवल करती है, और तब वो यहाँ पहुँचती है इस एरो के, जो कि उसको ओरिजिन से उसकी पोजीशन को जो एरो ज्वाइन कर रहा है उस एरो की टिप पर वो पहुँचती है। तो अब उसको x, y और z तीनों डायरेक्शन में मोशन करना पड़ा। जो x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में उसने मोशन किया वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फ्लोर पे जिसमें x और y एक्सिस है। अब ध्यान से देखो, अगर ये आंट की पोजीशन है तो मैंने ओरिजिन को पहले उसकी पोजीशन से कनेक्ट किया एक एरो की हेल्प से, और फिर एरो के हेड से मैंने फ्लोर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इस परपेंडिकुलर की फुट जहाँ है वहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस एक्सिस के अलोंग जिसे हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं, और इस एक्सिस के अलोंग जिसे हम वाई एक्सिस कह रहे हैं। अब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस वाई सेंटीमीटर है, और ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग आंट चली वो डिस्टेंस एक्स एक्सिस है। कैसे मिली, पहले पोजीशन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और फिर उस फुट से वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो हमें इस आंट का एक्स डायरेक्शन में कितना मोशन रहा और वाई डायरेक्शन में कितना मोशन रहा, उसकी वजह से इसका x और y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का पता चल गया। इसके बाद z एक्सिस के अलोंग ये कितना ऊपर गया, इसके लिए हम इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे या इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते थे। अब देखो, जब मैंने इस एरो के हेड से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो z एक्सिस पर ओरिजिन से
जेड एक्सिस पर आंट कितना ऊपर गई, ये हमको यहाँ पर मिल गया जेड एक्सिस के अलोंग। तो ये जो लेंथ या डिस्टेंस आंट जेड एक्सिस पर ऊपर गई यानी हाइट ऑफ द रूम के अलोंग, वो हमको जेड सेंटीमीटर मिल गया। तो हमको एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स सेंटीमीटर, वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो मोशन हुआ, वो वाई सेंटीमीटर, और जेड एक्सिस के अलोंग जेड सेंटीमीटर किस तरीके से परपेंडिकुलर की हेल्प से मिला, ये हम समझ पा रहे हैं 3 डायमेंशनल सिचुएशन में। और ये हमारे रूम का कॉर्नर है जिसको हमने ओरिजिन माना है। क्लियर हो गई बात बेटा? अब तुम देखो कि जिस तरह से हमने एक्स और वाई के टर्म्स में फ्लोर पे आंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह से हम एक्स, वाई और जेड तीनों के टर्म्स में आंट की पोजीशन को 3D स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स आई कैप एक्स डायरेक्शन का कंट्रीब्यूशन पोजीशन में, वाई जे कैप वाई डायरेक्शन में, और जेड के कैप जेड डायरेक्शन में। तो ये पोजीशन मिलेगी जिसमें इस पोजीशन वेक्टर को, जिसका हेड ब्लू है, इस पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जब तीनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ये एक्स डायरेक्शन में चली पोजीशन एक वेक्टर है जो स्पेसिफिकली एक्स डायरेक्शन में चली है। वाई डायरेक्शन में जो पोजीशन है वो एक वेक्टर है वाई डायरेक्शन में स्पेसिफिकली, और जेड डायरेक्शन की पोजीशन भी जेड डायरेक्शन में है। इन तीनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो लिख तो रहे हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ मिल रहा है? देखो ये एरो उसका रिजल्ट है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का जो रिजल्ट है वो फ्लोर पे मिला, उस पे जब जेड के कैप ऐड हुआ तो रिजल्ट मिला हमको ये वेक्टर। तो आप समझ रहे हो कि ये स्केलर एडिशन की तरह नहीं है। इन दो वेक्टर्स को जब जोड़कर रिजल्टेंट निकाला और फिर उस वेक्टर में z की डायरेक्शन का वेक्टर ऐड किया तो 3 वेक्टर का जो सम है वो इस डायरेक्शन में मिला, वो इस डायरेक्शन में वो वेक्टर मिल रहा है। उस तीनों वेक्टर के एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की लेंथ से रिप्रेजेंट हो रहा है और उसका डायरेक्शन इस एरो के हेड से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आंट की पोजीशन एक पोजीशन वेक्टर है और वो 3 वेक्टर्स का सम है। एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन के पोजीशन वेक्टर्स का सम है और वो ये वेक्टर है। आई थिंक कि आपको क्लियर हो रहा है कि वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं और वेक्टर एडिशन एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है स्केलर एडिशन से। तो जब सिर्फ फ्लोर पे आंट की पोजीशन को लिखा था तो एक्स और वाई 2 डायरेक्शन के पोजीशन वेक्टर्स को कंसीडर करते हुए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखा था, लेकिन जब 3 डायमेंशनल में हाइट भी कंसीडर करी तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आज हमने सिर्फ ये सीखा कि किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद हेल्प ऑफ एन एरो और कैसे मैथमेटिकली उसको लिखते हैं, कैसे एक्स वाई जेड में उस वेक्टर के परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उसके कंपोनेंट्स निकालते हैं या उन्हें हम प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कहते हैं। यूनिट वेक्टर्स क्या है और यूनिट वेक्टर्स को आप किसी नंबर के साथ, लेंथ के साथ, वेलोसिटी के साथ जब ऐड कर देते हैं तो आप वो डायरेक्शन उस नंबर के साथ अटैच कर देते हैं और फिर आई कैप या जे कैप या के कैप या कोई भी और यूनिट वेक्टर उसके साथ अटैच नंबर एक वेक्टर बन जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर और बात करेंगे। वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने पर आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगी।